So in NPV and IRR, there is an inherent assumption we make with regards to the reinvestment rate. वो assumption क्या है, कैसे है? Just understand the basics, not very important, but we still need to understand because there is an assumption being made. NPV assumes that all the intermediate cash flows are reinvested at RE. IRR assumes that all intermediate cash flows are reinvested at IRR. इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि कैसे ये assumption है and how is the calculation of an NPV and IRR assuming this, and if I take another reinvestment rate, वैसे भी questions मैंने देखे हैं fixed income में या कहीं पे और, so we have to know this part. ये assumption अभी I know you've not understood this sentence also. Let me show you the example and let's understand based on that. So I'm sticking with the same question, the same numbers I had taken previously. We have a minus 100 investment, which gives me a cash flow of 20, 30, 50, 90. And my required rate of return is equal to 10%. All right. NPV assumes that all the intermediate cash flows are reinvested at RE itself. Matlab, we are assuming that all these cash flows get reinvested at RE at 10%. मैं आपको दो तरीके से सम करके दिखाऊंगा, जहां पर मैं रीइन्वेस्टमेंट रेट 10% अज्यूम करूंगा एंड एक जगह मैं 5% या 15% अज्यूम कर दूंगा. ठीक है. सो if my reinvestment rate is 5%, 10% and let's say 15%. एक छोटा सा काम करो, तुम लोग कैलकुलेटर में ना कैश फ्लोस को 20, 30, 50, 90 डाल दो एंड जीरो मत डालना. गॉट इट? तो ये तीनों तुरंत आ जाएगा. जीरो पे 100 मत डालना. C0, 1, 2, 3, 4 को 20, 30, 50, 90 डाल दो एक बार. ऑलराइट, जस्ट डू दैट मच. ट्वेंटी 30 50 90 का C0 1 2 3 4 डाल दो एक बार. डाला? फर्स्ट वन इज 163 5%. अब बता रहा हूं, एक मिनट. यू डन दैट. नाउ यू गो टू द NPV बटन, यू पुट I as 5%. ठीक है, यू पुट I as 5%. राइट. अभी नेट फ्यूचर वैल्यू निकलेगा नहीं शायद कैलकुलेटर में. प्रोफेशनल वाला वर्जन है तो निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा. दैट्स ओके. NPV निकला. NPV इंटू 1.10%, अच्छा 1.05 करो. 5% पे डिस्काउंट करके 5% पे यहां ले जाना. इज एज गुड एज 5% पे डायरेक्टली यहां ले जाना. I discount it at 5%, then take it at 5%, or I take it at 5%. It's the same thing, right? What I'm doing is I've taken all the cash flows at 5%. ठीक है. 20, 30, 50, 90 at 5%. यहां पर कितना? Sir, NPV into 1.05 to the power 4. NPV into 1.05 to the power 4. Correct. 198.7. 2. You understood what we're doing? मेरे को 20, 30, 50, 90 को यहाँ पे 5% पे लेके जाना था, बट मेरा कैलकुलेटर यहाँ पे वैल्यू दिया, तो मैं उसको 1.05 टू द पावर 4 करके यहाँ ले गया. आई एम अज्यूमिंग कि मेरे को ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके जो 20, 30, 50 मिला ना, उसको मैं 5% पे रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. मेरे को ये कैश फ्लो मिला, मैं बैंक में डाला, बैंक 5% दिया. ये कैश फ्लो मिला, बैंक में डाला, बैंक 5% दिया. कैश फ्लो मिला, बैंक में डाला, बैंक 5% दिया. ठीक है. वो करते करते 198.72 आया यहाँ पे टाइम 4 पे. ठीक है. सो अब टाइम 0 पे इफ आई टेक NPV 5% पे रीइन्वेस्ट किया, लेकिन डिस्काउंट तो अपना RE पे करेंगे 1.10 पे. सो ये कितना आएगा बताओ? 198.72 by 1.10 to the power 4 minus 100.
आई नो क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। ये और ये कराना, 35.72. करेक्ट, 35.73। 73. अंडरस्टैंड गाइज, गिव मी 2 मिनट्स, समझा दूंगा पूरा चीज़। एक बार ये वाला खाली बता देना, यहाँ पर भी ये कैश फ्लो को 10% पे अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना आएगा बताना। अब एनपीवी वाला बटन में आई इक्वल टू 10 डालो, कंप्यूट एनपीवी करो। आइडियली दैट कंप्यूट एनपीवी विल बी 142.01, ऑब्वियसली आरई वॉज 10% ना पहले भी, सो इसका पीवी 142.01 है, उसको इंटू 1.10 टू द पावर 4 करो ना, 207.92. एंड ऑब्वियसली इसको 1.14 से डिस्काउंट करोगे और 100 माइनस करोगे तो आंसर 42.01 ही आएगा। अरे 142.01 को 1.1 से यहाँ लेके गए, फिर वापस टाइम पास कर रहे हो, 1.1 से यहाँ लेके आए, माइनस 100 किए तो 42.01 ही आएगा। नहीं, तुम गलत किए। अब ये 15 पे करो, ये 15% पे वापस एनपीवी बटन में आई इक्वल टू 15 डालो। नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, मैंने समझाया नहीं अभी तक। एनपीवी में आई इक्वल टू 15 डाल के पीवी निकालो, पीवी निकला, पीवी को इंटू 1.15 टू द पावर 4 करो, आंसर बताओ। 217.59. नाउ डिवाइड बाय 1.10 टू द पावर 4 करके बताना, माइनस 100, 48.61. 62. नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड फोकस ओवर हियर। मेरा आरई 10% था ओरिजिनली, मैंने अज्यूम किया कि मेरा सारा कैश फ्लोज जो होगा दैट विल बी वो 20, 30, 50, 90 विल गेट री इन्वेस्टेड एट 10, 10, 10, 10 ईयर 4 तक। अगर मैं ये अज्यूम करता हूं तो ये चारों कैश फ्लो का, ये 4 पे है सॉरी, ये चारों कैश फ्लो का फ्यूचर वैल्यू इज 207.92। अब कैलकुलेटर पे फ्यूचर वैल्यू नहीं निकला था तो पीवी निकाल के इंटू 1.1 करके 1.1 टू द पावर 4 करके यहां ले गए, तो वैल्यू 207.92 था। What I'm trying to do is I'm assuming कि ये 20, 30, 50, 90 मेरे को अलग अलग नहीं मिला। हाइपोथेटिकली सोचो कि मेरे को सारा टाइम 4 पे मिला, तो 20, 30, 50 को मैं अगर 10% पे यहाँ कंपाउंड करके लेके जाऊं, एंड देन इफ आई अगेन कैलकुलेट एनपीवी की जो भी फ्यूचर वैल्यू आया मेरा, जो भी मेरा फ्यूचर वैल्यू आया, इफ आई डिस्काउंट विथ 1.10 टू द पावर 4 एंड कैलकुलेट एनपीवी, माई एनपीवी इज द सेम एज व्हाट आई हैड कैलकुलेटेड अर्लियर। इसका मतलब एनपीवी अज्यूम कर रहा है कि जो बीच के कैश फ्लोज हैं वो 10% पे रीइन्वेस्ट हो रहा है। दिस इज द इनहेरेंट असम्पशन ऑफ द एनपीवी फॉर्मूला। वी आर अज्यूमिंग दैट द 20, 30, 50 गारंटी नहीं है ना, टाइम 0 पे आपको ये प्रोजेक्ट, ये अपॉर्चुनिटी मिला ये फैक्ट्री डालने का, आज आप 10% कमाई वाला प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पा रहे हो। वॉट इफ द मार्केट्स आर नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न इन ईयर 1, 2 and 3 and 4? What if you're not able to reinvest these cash flows at the 10% given rate? Possible? Everybody with me? Be very attentive now. So यही मैं प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूं कि ये assumption था that all the intermediate cash flows are reinvested at RE itself. ये NPV assume करता है, और अगर आपको इससे विश्वास नहीं हो रहा है, so what if जो मेरे को 20, 30, 50, 90 मिला, यहीं पे 4 है, what if 5% पे मैं इन कैश फ्लोज को रीइन्वेस्ट करूं तो मेरा फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगा 198.72। सो आई एम सब्सटीट्यूटिंग 4 कैश फ्लोज विथ 1 सिंगल कैश फ्लो, एंड देन व्हेन आई कैलकुलेट द एनपीवी यूजिंग माय 10% ओनली, रीइन्वेस्टमेंट रेट 5% है, रीइन्वेस्टमेंट रेट 5% है, मेरा डिस्काउंट रेट चेंज नहीं हुआ है, मैंने रीइन्वेस्टमेंट रेट को 5% किया है। अगर मैं ये 4 कैश फ्लो को 5% पे इन्वेस्ट करूं तो मेरा फ्यूचर वैल्यू इतना ही आएगा। अगर कैलकुलेटर का फ्यूचर वैल्यू पीवी से प्रॉब्लम हो रहा है तो 20 इंटू 1.05 क्यूब प्लस 30 इंटू 1.05 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 1.05 प्लस 90 कर लेना, यही आएगा आंसर। इफ दीज कैश फ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट 5% itself and then I calculate the NPV using my 10% RE 10% है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं डिस्काउंट रेट के लिए, रीइन्वेस्टमेंट रेट के लिए assumptions लिया हूं,
RE के लिए assumption नहीं लिया हूँ, RE is still going to be this in all the cases. RE is equal to 10. तो उससे डिस्काउंट किया तो मेरा एनपीवी जो है वो 42 से कम आ गया, क्योंकि एनपीवी अज्यूम कर रहा था कि आपने ये इंटरमीडिएट कैश फ्लोस को 10% पे ही री इन्वेस्ट किया है. If you ended up reinvesting these cash flows at a lower rate, then your NPV will be lower than what you had assessed. Because NPV had assumed that you reinvested the cash flow at 10%. And अगर आपका reinvestment 15% पे हुआ, तो आपका future value इतना आएगा, and NPV again, RE is still equal to 10%. तो मैं इस future value को 10% पे discount करके NPV निकाला. I am substituting 20, 30, 50, 90 with a single cash flow 217.59. My NPV is still PV inflow minus PV outflow. But वही 4 inflow की जगह मैंने 4 को जोड़ करके फिर inflow निकाल कर दिया यहाँ पे use. So my PV inflow minus outflow is more than 42 here. NPV assumes that all the intermediate cash flows are reinvested at RE itself. So if I assume my reinvestment rate at RE, then my NPV is the same as before. If my reinvestment rate is lower than that of RE, my NPV will come out to be lower. And if I use a reinvestment rate higher than my RE, then my NPV will turn out to be higher. समझ में आया? तो जब हम लोग नॉर्मली NPV कैलकुलेट किए, हम लोग को ये ले जाके फिर ऐसे करने का जरूरत नहीं पड़ा. But at least you need to know that you had made an assumption that all the intermediate cash flows are reinvested at RE itself. You made that assumption when you normally calculated NPV, which is what I have proved, that if you take reinvestment rate at equal to RE, तो NPV same आएगा. अगर आप reinvestment rate RE से कम या बेसी लोगे, तो आपका original NPV से value भी कम या बेसी आएगा. बोलो, is this okay? Understood? Any problem, any confusion now? Not a very important part, but we need to understand this concept. This assumption is going to come in a couple of places. अगर रीइन्वेस्टमेंट रेट कम होगा तो लोअर एनपीवी निकलेगा, और रीइन्वेस्टमेंट रेट ज़्यादा होगा तो हायर एनपीवी निकलेगा. टेक दिस. ये फिर सेम चीज़ आईआरआर में करके दिखाऊंगा. दैट्स रीइन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरमीडिएट कैश फ्लोज. डन. लेट्स डू द सेम थिंग फॉर आईआरआर नाउ. आईआरआर का भी वही अजम्पशन था. आईआरआर का रेट वाज 23.97%, राइट? सपोज री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू 10% ले लेते हैं, इज इक्वल टू 23.97% लेते हैं, and let's say 35% लेते हैं. ठीक है, these are the reinvestment rates I'm assuming. So why 20, 30, 50, 90, right? 100 is equal to, इसका फ्यूचर वैल्यू लेंगे 10% रेट पे. एट 10% रेट री इन्वेस्टमेंट है. कैलकुलेटर में आई होप तुम लोग CF उड़ाया नहीं अभी तक, डिलीट नहीं किया है. I equal to 10 डाल करके compute FV. Give me the future value of these 4 cash flows. Simple. 207.92. I am assuming that ये 4 कैश फ्लो इक्वल टू 100 पहले करते थे. IRR इज इक्वल टू PV इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. 4 आउटफ्लो की जगह मैंने चारों आउटफ्लो को एक ही टाइम पे एक दिन ले गया. दिस डिवाइड बाई 1 + r⁴. R is equal to my new IRR.
R is my new IRR. अभी करना है तो ये डिवाइड बाय 100 टू द पावर 1/4 -1 कर दो. अगर वैसा नहीं करना है, दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 100 टू द पावर 1/4 -1. आंसर R निकल जाएगा, बताओ. और अगर ऐसे नहीं निकालना है तो CF0 100 CF4 में डालना होगा 207.92 एंड देन कंप्यूट IRR करना होगा. इंस्टेड ऑफ C01234 मैं इसको एक जगह ले जा रहा हूं ना C04 पे. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट. तुम इसको CF0 इसको C04 बना के फिर IRR निकालो, सेम आंसर आएगा. या इस इक्वेशन में तो R सॉल्वेबल है, सिंगल R हो गया ना. एक R² R³ तो है नहीं. अब बोलो फॉलोइंग एवरीवन, बताओ R कितना है, कितना 20.1% हो गया नया IRR. 23.97 का गिर गया. सेकेंड केस में IRR निकालते हैं. यहां पे एट 23.97% पे ही री इन्वेस्ट करेंगे. अभी बताओ अमाउंट कितना आ रहा है. 236.15 by 1 plus R to the power 4 is equal to 100. R कितना आया, 2.3615 to the power 1/4 -1. आंसर 2.3615. रूट फास्ट करो, कैलकुलेटर पे हाथ सेट करो अपना. स्क्वायर रूट -1, वो भी नहीं करना है. 23.96 आ रहा है. वो राउंडिंग ऑफ एरर होगा थोड़ा सा. गॉट इट. एंड अगर 35% है तो फ्यूचर वैल्यू कितना आया बताना. 261.3. R is equal to 27.15%. बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को दिखाया कि अगर मेरा 20, 30, 50, 90 गेट्स री इन्वेस्टेड एट 23.97% एंड वो एक सिंगल कैश फ्लो से मैं IRR निकालता हूँ, PV इनफ्लो इज इक्वल टू PV आउटफ्लो, इन दैट केस मेरा IRR सेम निकल के आएगा 23.9697%. बट इफ आई अज्यूम अ लोअर री इन्वेस्टमेंट रेट दैन द IRR itself, my answer is going to be less than IRR. And if my reinvestment rate is more than IRR itself, in that case my answer will be 20 higher than IRR. So IRR is also assuming that all the intermediate cash flows are reinvested at IRR itself. IRR is also assuming that all the all the intermediate cash flows are reinvested at IRR itself. वेरी इंपॉर्टेंट assumption, अगर मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू IRR, तब तो IRR आ ही रहा था, सेम IRR आएगा. अगर मैंने री इन्वेस्टमेंट रेट ग्रेटर देन IRR चूज किया, नहीं पहले लेस देन करूंगा, लेस देन IRR पे अगर री इन्वेस्ट हुआ तो मेरा लोअर IRR आएगा. एंड अगर री इन्वेस्टमेंट रेट ग्रेटर देन IRR पे मैंने री इन्वेस्ट किया कैश फ्लोज तो मेरा हायर IRR निकल के आएगा. बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि आपने सपोज एक बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, वो आपको 8% पे कूपन दे रहा है, सपोज आपको 888 एवरी ईयर मिल रहा है. अब बॉन्ड का IRR निकालना है, लेकिन जो इंटरमीडिएट 88 मिला है उसको आई एम री इन्वेस्टिंग एट 5%. हो सकता है ना दैट माई री इन्वेस्टमेंट रेट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू दिस. सो इन दोज केसेस आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. टेल मी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस मच? टेक दिस डाउन एक बार, फिर एक दो चीज और बताना है. So all we are doing is there is an assumption. वो assumption is a part of the NPV and IRR formula. NPV का फॉर्मूला ही था PV इनफ्लो माइनस आउटफ्लो.
वो ऑलरेडी अज्यूम करके रखा था दैट ऑल द इंटरमीडिएट कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट आर ई. मैंने खाली प्रूव करके दिखाया कि देखो अगर मैं आर ई पे री इन्वेस्ट करता हूँ, 4 अलग कैश फ्लो की जगह उसको एक कैश फ्लो ट्रीट करता हूँ, फिर अगर एनपीवी निकालता हूँ तो इन दैट केस एनपीवी सेम आएगा. लेकिन अगर भाई आर ई की जगह लोअर या हायर रेट पे री इन्वेस्ट किया तो मेरा एनपीवी अलग निकल के आएगा. सॉरी. In case of IRR also, there is an assumption that all the intermediate cash flows are reinvested at IRR rate itself. अगर IRR पे ही reinvest किया कैश फ्लो, मैंने मल्टीपल कैश फ्लो को पीवी आउटफ्लो से इक्वेट करने की जगह चारों को एक सिंगल कैश फ्लो के साथ इक्वेट करके IRR निकाला तो सेम IRR आया. लेकिन अगर वही री इन्वेस्टमेंट मैं कमती रेट पे री इन्वेस्ट करूं और फिर वो सिंगल कैश फ्लो को आईआरआर कैलकुलेट करूं इक्वेट करके तो आईआरआर कम आ रहा है, या फिर अगर ज़्यादा रेट पे री इन्वेस्ट करूं आईआरआर से तो मेरा आईआरआर इफेक्टिवली ज़्यादा आ रहा है. सो आई हैव प्रूवन that NPV and IRR assumes that the intermediate cash flows are reinvested at RE or IRR respectively. And if they are reinvested at a higher or a lower rate, obviously higher rate होगा तो better है मेरे लिए, मेरा NPV IRR दोनों बढ़ेगा. और अगर lower rate पे cash flows reinvest हो रहा है तो NPV IRR दोनों गिरेगा. Now my question is, दोनों का दोनों assumption तो ले रहा है. एक assume कर रहा है कि RE पे reinvest हुआ है, एक assume कर रहा है IRR पे reinvest हुआ है. माई क्वेश्चन इज किसका अजम्पशन ज्यादा फालतू. अजम्पशन तो फालतू ही होता है नॉर्मली बिकॉज यू आर रेस्ट्रिक्टिंग, यू आर रेस्ट्रेनिंग योर कैलकुलेशन. विच अजम्पशन इज वर्स? IRR. व्हाई? ओके, सो RE इज रिलेटिवली मोर स्टेबल कि मेरे को मेरा इंडस्ट्री, मेरा बिजनेस के रिस्क के हिसाब से 10% 12% रिक्वायर्ड है तो उसी टाइप का प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पे. प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ईयर 1 पे 20 इन्वेस्ट करना है, ईयर 2 पे 30 इन्वेस्ट करना है, ईयर 3 पे 50 है, ईयर 4 पे 90 है. उस समय सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं? RE टाइप का तो अपॉर्चुनिटी आइडियली मिल जाना चाहिए. अपना बिजनेस जैसा है, अपना डिस्काउंट रेट वैसा है. डिपेंडिंग ऑन माई इंडस्ट्री, माई बिजनेस, आई हैव सिमिलर काइंड ऑफ डिस्काउंट रेट. सो नॉर्मली आई एम गोइंग टू बी री इन्वेस्टिंग एट those kind of projects at similar discount rates. But in case of an IRR, it might be a one-time opportunity. So वही सेम टाइप का प्रोजेक्ट, उतना ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका भरोसा कम है ना. सो IRR का assumption थोड़ा सा ज्यादा फालतू है एज कंपेयर टू NPV का assumption. बट irrespective both are assumptions over here. कंफर्टेबल री इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट? ठीक है. अभी so reinvestment rate का assumption is actually in a way a disadvantage when I'm looking at NPV IRR. So we've understood NPV and IRR will always give us the same accept reject decision. In case of a conflict in the ranking, we always go for the NPV decision. NPV and IRR both are assuming that the reinvested rate is RE or IRR respectively. That's an assumption that NPV or IRR is making. उन assumptions में IRR का assumption ज़्यादा फालतू है. फालतू इन द सेंस रिलेटिवली मोर अनरियलिस्टिक. ठीक है. अच्छा, अभी IRR का ना एक दो तो प्रॉब्लम है, खाली वो बता दे रहा हूं एंड देन वी आर डन विद दिस पार्ट. नाउ से फॉर एग्जांपल सपोज मेरा कैश फ्लो ऐसा है. पहले जो अपने कर रहे थे, अब इसमें IRR का इक्वेशन कैसे होगा? IRR का इक्वेशन में we have to solve for R. We have to solve for R. There is a possibility when I'm, ये क्या हो रहा है ना, अगर सारे कैश फ्लोज पहले नेगेटिव हैं फिर पॉजिटिव हैं, यू डोंट नीड टू नो द टर्म. अभी एक बार के लिए उसको कन्वेंशनल कैश फ्लो बोलते हैं कि नॉर्मली ऑल द इनफ्लोज फिर आउटफ्लोज. अगर इनफ्लो आउटफ्लो ऐसे ऊपर नीचे प्लस माइनस बार बार चेंज हुआ तो उसको अनकन्वेंशनल कैश फ्लो बोलते हैं. एक बार कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, एक बार जस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया. Do you remember there was a Sridhar Acharya formula we had done for solving quadratic equations? Minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a. ठीक है. अभी वो root over b square minus 4ac होता था, याद है?
एंड अगर ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो वैल्यू है, ये अगर नेगेटिव आ गया तो अपने बोलते देयर इज नो रूट्स, कैलकुलेट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर फंबर है, वो इक्वेशन नहीं सॉल्व होएगा। पॉजिटिव होता था तो अपने आंसर निकाल देते थे, दो आंसर निकालते थे। हाँ, सो अपने दो आंसर निकालते थे। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट इन केस ऑफ IRR there is one disadvantage. It is possible that you get one IRR calculated. It is possible there are multiple roots to the equation. There is possibility that there is no IRR calculatable. क्योंकि एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इट इज पॉसिबल कि इस इक्वेशन का कोई रूट ही नहीं है। जिन लोग को वो रूट और इमेजिनरी नंबर ये सब से प्रॉब्लम है, जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज नो आर दैट विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. That is one possibility. There could be 1 or 2 or 3 values of R that could satisfy this equation. That could be a possibility. अगर एक ही IRR मिलेगा तो कैलकुलेटर विल गिव यू एन आंसर. अगर एक भी नहीं मिलेगा या मल्टीपल मिलेगा तो कैलकुलेटर विल नॉट गिव यू द आंसर. ठीक है. ऑब्वियसली मल्टीपल है तो कैलकुलेटर कौन सा देगा पता नहीं. नो IRR है तो आंसर ही नहीं है तो कैलकुलेटर देगा कैसे. इन दिस केस द कैलकुलेटर इज गोना शो एन एरर. अगर नॉर्मल कैश फ्लोज है फिर ऐसा है तो अपने को एक IRR मिल जाएगा. अगर माइनसेस प्लसेस माइनसेस प्लसेस प्लसेस है तो अपने को ऐसा प्रॉब्लम होगा. विच वन आई डू नॉट नो. सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ IRR. NPV does not have this disadvantage. Everybody following me? NPV does not have this disadvantage. उसमें तो R सॉल्व नहीं करना है ना, हर कैश फ्लो को इंडिविजुअली डिस्काउंट करना है, लास्ट में प्लस माइनस मारने का है, बिग डील हो जाएगा. देयर इज नो प्रॉब्लम विद NPV ऑफ दिस सॉर्ट. बट IRR दिस इज अ प्रॉब्लम. NPV वो तो अलग ही था कि एक्सेप्ट रिजेक्ट में NPV कितना प्रॉफिट होगा बता रहा है, IRR खाली परसेंटेज में बता रहा है. दैट परसेंटेज मे नॉट बी एप्लीकेबल. 100 रुपये में अगर IRR 50% भी दिखा दोगे, 1000% भी दिखा दोगे, हाउ डज इट मैटर. Even in my portfolio, for example, I've got some stocks that have doubled and tripled, but if I have invested only 10,000 or 20,000, that is not going to have any impact on my portfolio. Ultimately, जिस stock में ज़्यादा पैसा डाला है उसका impact कितना है वो देखना पड़ेगा ना. That will be what do you call it, controlling my portfolio or reflecting my true portfolio return. So वो तो हम लोग सीख गए कि NPV is important. But IRR के केस में, given it is a multi-year cash flow, it's a polynomial equation. That equation can be solved. You might get an answer on the calculator. That equation may not be solvable. You will not get an answer or you have multiple answers. अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अगर नो IRR है तब तो फिर ऑब्वियसली देयर इज नो आंसर. सपोज द क्वेश्चन इज गिविंग यू इक्वेशन ऑफ दिस सॉर्ट. अब बोला IRR निकालो. IRR निकाल नहीं सकते तुम. इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा तो सॉल्व ही करते रह जाओगे एग्जाम में. फिर what you can do is there will be options A, B, C. IRR is 0 or 60%, IRR is 10 or 32%, no IRR. तो 0, 62, 10, 30 जो भी ऑप्शन में जितना IRR दिया है, you have to put it in the equation. You have to see whether this equation for that value is working or not. If it is working, that is one of the IRRs. If that number is not working, if none of those numbers are working, that means the question is of a no IRR. और कैलकुलेटर में डाल के अगर एक सिंगल IRR आ गया तब तो फिर क्वेश्चन ही खत्म ना. और वो आएगा कि नहीं वो तो कैश फ्लो का पैटर्न देख के समझ सकते हो. अगर एक साथ सारा माइनसेस एक साथ सारा प्लसेस, इवन सारा प्लसेस एक साथ सारा माइनस एक साथ तभी भी चलेगा. बट एक बार से ज्यादा माइनस प्लस चेंज हो गया ना तो वो नहीं चलेगा. सो आइदर सो यू सी द कैश फ्लो फर्स्ट, आइदर यू कैन गेट द आंसर. इफ यू सी द कैश फ्लो एंड यू नो दैट इट इज अ माइनस प्लस माइनस, 2 बार चेंज हुआ है साइन, मतलब झोल झाल है. ऑप्शन को इक्वेशन में डालेंगे, कौन से नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं उससे मल्टीपल IRR का आंसर निकल जाएगा. एंड इफ नन ऑफ द नंबर्स आर सॉल्विंग दैट मींस इट्स अ नो IRR क्वेश्चन. दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ IRR. कंफर्टेबल, इजी. ठीक है. दिस कंप्लीट्स दिस पार्ट.